गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। फिर से आपके ओमेगा प्रो क्लासेस में मैं एम झा सर स्वागत करते हुए फिर से केमिस्ट्री के मिस्ट्री की ओर चलेंगे। और आज हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखा था मोल के बारे में, तो वहां पर हमने आपको बताया मोल क्या होता है। आज हम लोग शुरू करेंगे मिस्ट्री में, जो कि केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण मिस्ट्री होगा कि वन मोल क्या होता है और वन मोल बराबर कैसे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, वन मोल में कितने पार्टिकल्स आएंगे। एवोगाड्रो साहब ने जो एक संख्या दी थी 6.022 इंटू 10⁻23, ये से भी कैसे आए, इसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्क्रीन को ध्यान देंगे। तो ये वन मोल जो है इसके बारे में कहा जाता है, थोड़ा ध्यान देने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी बहुत सारी मिस्ट्रियां हैं। इट इज डिफाइंड एज द number of as the amount of a substance that contains as many atoms, molecules, ions, radicals and other particles as there are in 12 gram of कार्बन 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान से समझने की बात है इसके बारे में। मैंने जो आज आपको बताई है, ये जो डिफिनेशन अभी मैंने लिखी है, इसे मैंने कहा इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी। ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, रेडिकल्स एंड अदर पार्टिकल्स एज देयर आर इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। मतलब कि ये 12 ग्राम, ये आप जानते हैं कार्बन 12 जो है क्या होता है। आप लोग 9th क्लासेस में पढ़े होंगे आइसोटॉप्स के बारे में। तो कार्बन के दो आइसोटॉप्स होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है C12 और दूसरा क्या होता है C14। तो ये जो C12 है इसकी परसेंटेज नेचुरल अकरेंसी काफी ज्यादा होती है, 99.99% का। ये नेचर में सबसे कार्बन का जो दो आइसोटॉप्स है, जिसमें मैंने आपको बताया कि C12 एक होता है और दूसरा होता है आपको C14। इस C14 से ज्यादा अमाउंट जो है नेचर में किसका है, C12 का। तो C12 का जो कार्बन 12 जो है उसके 12 ग्राम में जितने भी आपको क्या कहते हैं पार्टिकल्स, एज देयर आर इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, मतलब कि कार्बन 12 में जितने पार्टिकल्स होंगे, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स होंगे उतनी ही पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में होगा। वो पार्टिकल्स हो सकता है कि ये एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, रेडिकल्स हो, या कोई दूसरा पार्टिकल्स, दूसरे पार्टिकल। अदर पार्टिकल्स का मतलब ही समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां भी एक मिस्ट्री है अदर पार्टिकल्स में। मैंने जो अदर पार्टिकल्स की बात की है इसके बारे में देखेंगे। अदर पार्टिकल्स, ये अदर पार्टिकल्स के बारे में देखने हैं। ये अदर पार्टिकल्स में कौन कौन से पार्टिकल्स आ जाएंगे बच्चों। ये अदर पार्टिकल्स में जो हमारे एटम्स के बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स आते हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ये मेरा इलेक्ट्रॉन आएगा, प्रोटॉन आएगा और क्या आएगा आपका, ये न्यूट्रॉन आएगा। इन सभी पार्टिकल्स के बारे में भी देखिए, यहां एक छोटी सी वर्ड थी अदर पार्टिकल्स। तो अदर पार्टिकल्स का मतलब यही होता है मिस्ट्री, जो छिपी हुई चीजें होती है केमिस्ट्री के अंदर। तो मैंने इससे बताया अदर पार्टिकल्स के अंदर क्या आ जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, प्रोटॉन आ जाएंगे और न्यूट्रॉन आ जाएंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो आपका ये एटम होता है किससे बना हुआ होता है, ये जो एटम है ये किससे बना होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से।
इसकी भी गणना हम लोग इसके अंदर करते हैं किसी भी मटेरियल किसी भी सब्सटेंस में। क्लियर है ये चीज? अब देखिए ये एक और महत्वपूर्ण चीज है, सर आप ये 12 ग्राम जो कार्बन 12 है इसी का इस्तेमाल क्यों करते हैं इसमें? और अदर एलिमेंट भी तो हो सकता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा अमाउंट में जो आपके नेचर में पाए जाने वाले मटेरियल हैं उसमें होता है हाइड्रोजन, हीलियम, ये सभी तो काफी ज्यादा है, ऑक्सीजन, ये सभी काफी ज्यादा अमाउंट में पाए जा रहे हैं। तो फिर सर नाइट्रोजन भी काफी ज्यादा अमाउंट में है, तो फिर कार्बन 12 का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, एक छोटी सी मिस्ट्री छिपी हुई है बच्चों। क्या है वो मिस्ट्री? वो मिस्ट्री ये है, एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। मान लीजिए कि हम क्लास 11 ए में पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्लास 11th ए में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्लास 11th ए में सपोज कीजिए कि आपके क्लास टीचर को एक मॉनिटर का सिलेक्शन करना है। तो मॉनिटर का सिलेक्शन कैसे किया जाए? क्या हम लोग ऐसे बच्चे को मॉनिटर बना सकते हैं जो कि मंथ में 2, 3 या 4 दिन स्कूल आए, 7 दिन स्कूल आए, 6 दिन स्कूल आए, 5 दिन स्कूल आए या 10 दिन स्कूल आए? क्या ऐसे लोगों को बनाया जा सकता है मॉनिटर? नहीं, कभी नहीं बनाएंगे। आपकी तरफ से जवाब होगा कि नहीं सर ऐसे लोगों को तो बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें कंटिन्यूटी तो है ही नहीं है। मतलब उनकी जो उपस्थिति है, जो प्रेजेंस है, वो क्या है? बहुत ही कम है। दूसरा चीज और फैक्टर, ये नहीं कि यही फैक्टर सिर्फ काम करेगा, दूसरा फैक्टर पर भी काम करना पड़ता है। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है? दूसरा फैक्टर ये है कि क्या हम ऐसे बच्चे को मॉनिटर बना दे जो काफी एग्रेसिव हो, जो बात बात में छोटी मोटी बात हो आपके साथ और आपके साथ फाइटम फाइटिंग शुरू कर दे? क्या ऐसे बच्चे को बना देंगे हम? कभी नहीं बना सकते। फाइटम फाइटिंग शुरू हो जाएगा। और ऐसे बच्चे को भी नहीं बनाएंगे जो क्लास में आया और दुबक के बैठ गया, बस ऐसे ऐसे बैठ गया, नहीं निकलना भाई, हमको कौन क्या कर रहा है हमको कोई मतलब नहीं है। ऐसे बच्चे को भी नहीं बनाएंगे। दैट मीन्स कि ना ज्यादा एग्रेसिव, ना ही एकदम स्मूथली क्लास में रहने वाले, साफी मंदबुद्धि जिसको कहते हैं, एकदम दुबक के बैठने वाले बच्चे, इसको भी नहीं बनाया जा सकता है। एग्रेसिव मतलब हो गया, अब इसको केमिस्ट्री की मिस्ट्री में समझिए क्या होता है। एग्रेसिव का मतलब होता है हाईली रिएक्टिव, और जो दुबक के बैठा हुआ है मतलब लिस्ट रिएक्टिव, एकदम मिनिमम रिएक्टिव, उसका भी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? ऐसे बच्चे को हम लोग मॉनिटर बनाएंगे जो कि ना ज्यादा रिएक्टिव हो ना ही कम रिएक्टिव हो, निम्न रिएक्टिव हो, मतलब मॉडरेट हो, मतलब जो काम करने लायक हो। ऐसे बच्चे को हम लोग बनाएंगे। और तीसरी बात कि ऐसे बच्चे को भी मॉनिटर नहीं बना सकते हैं जिसके कि 2-3 भाई बंधु उस क्लास में बैठे हुए हो। जानते हैं क्या हुआ? पक्षपात हो जाएगा ना, एकदम पक्षपात हो जाएगा। अच्छा मेरा भाई है, कोई बात नहीं, बेंच तोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा भाई है, कोई बात नहीं, डस्टर फेंक दिया कोई बात नहीं, मेरा भाई है भाई, बॉस का भाई है, कुछ भी कर सकता है क्लास में। ऐसे लोगों को क्लास का मॉनिटर बनाया जा सकता है क्या? बॉस बनाया जा सकता है? तो देखिए कार्बन 12 को जो हमने बनाया है इसका कारण है, आप सभी जानते हैं कि कार्बन 12 से भी ज्यादा मात्रा में आपके जो नेचर हैं उसमें जो पाए जाने वाले तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो हीलियम भी है, हाइड्रोजन भी है, इसकी मात्रा काफी ज्यादा है। लेकिन ये सभी क्या है? हाइड्रोजन की बात मत कीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन का कोई अस्तित्व नहीं है। वो देखिए एक कहानी सुनते हैं ना हम लोग, भेगा बॉन्ड का मतलब समझते हैं आप लोग? हाइड्रोजन एलिमेंट का नाम रखा गया भेगा बॉन्ड। क्यों रखा गया है उसका नाम? अरे कभी कभी वो मेटल का काम करता है और कभी कभी नॉन मेटल वाला काम शो करता है, मतलब इस काम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ड्यूअल नेचर का हो जाता है। वो जब मन जो किया वो करेगा। एक कहावत भी है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। सुने होंगे, ये सब लोकोक्ति है हिंदी में भाई, इसको बुरा नहीं मानना है आप लोगों को, ऐसा कहा जाता है ना, इसको बुरा नहीं मानना, ये लोकोक्ति है। वही हाल है आपके हाइड्रोजन का। पूरे जो अभी तक जो तत्व खोज हुए हैं, जो भी तत्व है, जो भी एलिमेंट्स है, उसमें हाइड्रोजन का भी यही हाल है। वो हाइड्रोजन को तो हम रख नहीं सकते क्योंकि वह बहुत कम रिएक्टिव हो जाता है, कहीं ज्यादा रिएक्टिव शो करता है, कहीं मेटल का बिहेवियर शो करता है, कहीं नॉन मेटल का बिहेवियर शो करता है, पता ही नहीं चलता कर क्या रहा है ये यार। इसीलिए एक बार एग्जाम में आया भी था IITG, जो कि हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे बच्चों का जन्म भी नहीं हुआ हो। 1999 में IITG के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नोन एज भेगा बॉन्ड एलिमेंट। उसका सबसे अच्छा आंसर था हाइड्रोजन। इसकी मात्रा भी ज्यादा है, इसको भी नहीं ले सकते, हीलियम को भी नहीं ले सकते क्योंकि इनर्ट है वो बस वही सुस्त है, मंदबुद्धि, बस ऐसे बैठा रहेगा, ऐसे दुबक के बैठे हुए भाई, किसी से कोई लेना देना नहीं, कौन क्या कर रहा है हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कार्बन के साथ क्या है, इसकी जो नेचुरल अकरेंसी है ये भी ज्यादा है, उपस्थिति भी ठीक ठाक रहती है इसकी। दूसरी बात कि कार्बन जो है
अब आगे नेक्स्ट पेज हम लोग चलते हैं, बताते हैं आपको जो आपका कार्बन है इसमें, ये कार्बन को हम लोग जो C12, इस यहां पर एक क्वेश्चन भी अराइज कर सकते हैं बच्चों हम लोग, व्हाई डू वी सेलेक्ट, व्हाई डू वी सेलेक्ट कार्बन 12 टू डिफाइन मूल, कि हम लोगों ने कार्बन 12 का इस्तेमाल क्यों किया मूल को डिफाइन करने के लिए। इसके आंसर जब बच्चे लिखेंगे तो मैंने अभी जो बताए 3 पॉइंट्स मॉनिटर सिलेक्शन करने वाली बात, उसी के बेसिस पर बताएंगे। क्यों, पहला पॉइंट जो इसके अंदर आ जाएगा वो पॉइंट जो होगा, पहला पॉइंट में आपका ये लिखेंगे कि परसेंटेज नेचुरल अकरेंस ऑफ कार्बन 12 इज मैक्सिमम। क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम होता है। ये मैक्सिमम को लिखने का एक शॉर्ट टर्म है, MAX पर M कर देंगे तो आपका मैक्सिमम का एक शॉर्ट टर्म हो गया, क्योंकि ये ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, ज्यादा मात्रा में आपके नेचर में पाए जाते हैं। लेकिन इससे मैंने कहा कि इससे भी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं कौन, हाइड्रोजन हीलियम। लेकिन क्यों नहीं लिए, क्योंकि दूसरे जो फैक्टर बताए थे उसको ये फॉलो नहीं कर रहा, वो फॉलो नहीं करता, हाइड्रोजन और हीलियम फॉलो नहीं करता है। मतलब हाइड्रोजन एकदम कभी मेटल का कभी नॉन मेटल का बिहेवियर शो करता है, हीलियम की बात तो कर ही नहीं सकते, एकदम वो दुबका हुआ बच्चा है, कहीं कोना में बैठा रहेगा, किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो इसके लिए लिखने जा रहे हैं उस पर ध्यान देंगे, क्यों इसका सिलेक्शन किए, क्यों, क्योंकि आपका जो कार्बन 12 है C12 इज मॉडरेट रिएक्टिव, ना ज्यादा ना कम, पूरे सिस्टम को बैलेंस करके रखेगा। C12 इज मॉडरेट रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव हम लिख रहे हैं, थोड़ा देखना भी आप लोगों को, ये मॉडरेट रिएक्टिव होता है। C12 इज मॉडरेट रिएक्टिव, देख रहे हैं ना। और जो तीसरी पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था ना कि इसका कोई भाई बंधु जो है, अगर है भी एक भाई बंधु है इसका, कौन है, C14 है, लेकिन उसका परसेंटेज नेचुरल अकरेंसी बहुत ही कम है, जिसको हम लोग नेग्लिजिबल कर देते हैं। क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था इसका परसेंटेज कितना था, 99.99। कार्बन के जो 2 आइसोटॉप्स हैं C12 और C14 में, आप देखिए प्रीवियस में चलते हैं, आपको बता देते हैं। यहां मैंने लिखा था ये कितना है, 99.99%, मतलब ये कितना परसेंट में होगा, ये होगा 0.01% में होगा। अब इसका क्या वैल्यू देंगे भाई, ये तो यही बात हो गई ना कि समंदर से 2 बूंद पानी निकाल के ले आइए, है ना, यही बात ना हुई है कि समंदर से 2 बूंद पानी निकाल के हम ले आ रहे हैं। बातें समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए, अब जो यहां तीसरी बात इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो बताया था मैंने, वही बात जो चर्चा कर रहे हैं कि इसके एक भाई है C14 है, लेकिन उसका परसेंटेज नेचुरल अकरेंसी क्या है, कम है। तो जो क्राइटेरिया हम लोग मॉनिटर के सिलेक्शन के लिए ले लेते हैं, है ना, वही क्राइटेरिया कार्बन 12 के लिए लिए, और कार्बन 12 उस पूरे क्राइटेरिया पर खरा उतरता है। इसीलिए हम लोग कार्बन 12 का इस्तेमाल मूल को डिफाइन करने के लिए, किसी भी सब्सटेंस के मास को निकालने के लिए, किसी भी तत्व के मास को निकालने के लिए कार्बन 12 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, ये छोटी सी चीजें हैं जो कि केमिस्ट्री के मिस्ट्री में छिपी हुई चीजें थी। हो सकता है कि आपको कहीं मिले या कहीं ना मिले। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि मैंने आपको डील किया, इसको समझने की जरूरत है और दिमाग में रखने की भी जरूरत है। चलिए अब ये देखते हैं, ये मैंने तीसरा पॉइंट लिखना है कि अदर आइसोटॉप ऑफ कार्बन is carbon 14 that is present in 0.01% in nature, जो कि नेग्लिजिबल इसको मानते हैं हम लोग। अगर देखा जाए तो ये जो अमाउंट है, ये जो बच्चे बता रहे हैं ये परसेंटेज, ये नेग्लिजिबल अमाउंट है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट करके ही चलेंगे। क्लियर है। तो आपने क्या सीखी कि कार्बन 12 का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। 1 मोल के बारे में मैंने क्या बताया, 1 मोल के बारे में एक बार फिर से हम लोग समझ लेंगे, फिर से एक बार जान लेंगे, फिर से एक बार सुन लेंगे और दिमाग में इस चीजों को बैठा लेंगे कि 1 मोल कार्बन के जो आइसोटॉप्स हैं कार्बन 12, उसके 12 ग्राम में
जितना एटम्स की संख्या होगी वही संख्या किसी भी मटेरियल के दिए गए मात्रा में जो आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या रेडिकल्स की संख्या होगी उसी के बराबर होगी, वही आपका वन मोल है। सीधी सी बात समझ जाना है। और इसी के अंदर वन मोल इज इक्वल टू, आपको कल भी बताया था मैंने कि वन मोल बराबर, अवोगाड्रो साहब ने एक संख्या बताई थी, वन मोल इक्वल टू, जिसको मैंने सिंबलाइज किया था n से, और नीचे सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखा था a इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। बच्चों इसमें जो Na है, ये Na आपका यहां पर जो मैंने लिखा है, ये जो Na है, ये Na जिसको मैंने अभी सर्किल किया है, ये Na आपके लिए क्या बताता है? एवोगाड्रोज नंबर को डिनोट करता है। क्लियर है बातें? बातें समझ में आ रही है? अब देखिए, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये आपको एवोगाड्रोज नंबर के बारे में अब हम बताएंगे कि भाई ये एवोगाड्रोज नंबर होता क्या है। आखिर कहीं ना कहीं से ये संख्या तो निकला होगा, ये Na इज इक्वल टू, कहीं कोई चमत्कार तो नहीं हो गया। Na इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये Na जिसको आपने कहा था कि सर ये एवोगाड्रोज नंबर है, एवोगाड्रोज का नंबर है, तो ये एवोगाड्रोज का नंबर कहीं टपक के तो नहीं आया होगा, कहीं ना कहीं इसका कॉन्सेप्ट छिपा हुआ होगा, कहीं ना कहीं भूत के रूप में छिपा हुआ होगा, जिन्न के रूप में छिपा हुआ होगा। चलिए उस भूत और जिन्न को अब हम लोग निकालने वाले हैं, यही मिस्ट्री होती है। देखिए हम जिन्न को निकालने जा रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। वो इस तरह के जिन्न नहीं होंगे जो आपके शरीर पर अटैक करेगा, ये ऐसा जिन्न होगा जो हमारे ब्रेन पर अटैक करेगा और हमें एक नई जानकारियां देगी। तो एवोगाड्रोज नंबर, इसी को कहीं कहीं देखिएगा एनसीईआरटी में एक लाइन इसके बारे में और लिखा गया है, इसको एवोगाड्रोज कांस्टेंट भी कहा जाता है बच्चों। तो यहां पर भी हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नंबर को ही, जो संख्या है, चूंकि ये फिक्स है, ये संख्या चेंज होगी नहीं, इसीलिए इसको कहा जाता है एवोगाड्रोज कांस्टेंट भी। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एवोगाड्रोज कांस्टेंट कहेगा तब भी यही वैल्यू लिखना है, अगर एवोगाड्रोज नंबर कहेगा तब भी हमें यही वैल्यू लिखना है। इस वैल्यू में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन होने का चांस बनता ही नहीं है। अब हम देखेंगे कि ये जो Na इज इक्वल टू है 6.022 इंटू 10⁻23, ये आया कहां से, इसको फाइंड आउट करेंगे। ये क्वेश्चन मार्क के रूप में है कि ये आया कहां से, आखिर ये छिपा हुआ कहां था, ये जिन्न फाइंड आउट करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए अब हम इसे फाइंड आउट करेंगे कि ये है कहां पर, क्या है। तो उसको फाइंड आउट करने से पहले हमको ये देखना होगा कि ये जो एवोगाड्रोज कांस्टेंट है, ये जो एवोगाड्रोज नंबर है, ये है क्या, आखिर ये होता क्या है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक, क्लियर है? तो चलिए हम यहां डिफाइन करने जा रहे हैं एवोगाड्रोज नंबर को, जिसका कि दूसरा नाम होता है एवोगाड्रोज कांस्टेंट। तो एक नई चीज क्या सीखे, एवोगाड्रोज नंबर को ही हम लोग एवोगाड्रोज कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसका कि न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान जिसको कहते हैं, वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23, और इसको डिनोट किया जाता है Na से। मैंने इसके बारे में कल ही बताया था, या पहले वीडियो मैंने बताया था आपको कि n मींस नंबर, चूंकि जो दिखता है वो पहले, जिन्होंने दिया वो दिख नहीं रहा है, एवोगाड्रो साहब आपको दिखेगा नहीं, वो तो चले गए ना, अब वो हैं क्या, वो चले गए। तो चलिए अब हम देखते हैं एवोगाड्रोज कांस्टेंट या एवोगाड्रोज नंबर के बारे में। लेकिन बहुत बड़ी चीज उन्होंने दे के गया, बहुत कुछ दिया उन्होंने हम लोगों को, उनका बहुत सारा चीज आपको बताएंगे। उसमें एवोगाड्रोज साहब का जो है आपको एक वॉल्यूम रिलेशनशिप का भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह बताएंगे, इस मोल कंसेप्ट के अंदर आएगा, उन्हीं की देन है, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताया है। अब है यहां पर एवोगाड्रोज कांस्टेंट, चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं ये होता क्या है, एवोगाड्रोज कांस्टेंट या एवोगाड्रोज नंबर, इसकी चर्चा करेंगे। चूंकि अभी रिसेंट में जो है यही चलता है, एवोगाड्रोज कांस्टेंट ही चलता है, इसके बारे में देखेंगे, एवोगाड्रोज कांस्टेंट के बारे में, ठीक है ना, या एवोगाड्रोज नंबर के बारे में ये बताने वाले हैं बच्चों। ये होता क्या है, ये कांस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी डील करने वाले हैं, तो आराम से डील करते हैं। इसके बारे में लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ, it is defined as the number of entities
प्रेजेंट इन, देखिए कितना अच्छा रिलेशन है, प्रेजेंट इन 1 मोल, क्या बात है, फिर मोल आ गया, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जो एंटिटीज होंगे, एंटिटीज का मतलब समझिएगा, एंटिटीज क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। एंटिटीज वही हुए नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स की खोज करते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये सब जो बताते हैं ना, ये इसमें मास भी आता है इसके अंदर, ये सारी चीजें जो है एंटिटीज के अंदर ही आती है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, अब ये हमने क्या बताया यहां पर, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं। एंटिटीज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जितने भी एंटिटीज होंगे, एंटिटीज मींस होता है पार्टिकल्स, किस पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, आयंस की, और सब बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स जो एटम्स के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है ना, बातें समझ में आ रही है हमें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब देखिए क्या करना है, एंटिटीज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस की जब बात कर रहे हैं, कितनी संख्या में होगा। तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि 1 मोल में जो 1 मोल होता है वो कैसे निकालते हम लोग, कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जो संख्या होती है उसे करते हैं। तो अब एक बात दिमाग में रखना है, और एक बात क्या रखना है कि एक कार्बन का, क्योंकि कार्बन मेरा मॉनिटर है, मॉनिटर कौन है मेरा क्लास का, मेरे क्लास का मॉनिटर है कार्बन। तो कार्बन जो है उसका एक्यूरेट मास कितना होता है ये हमें पता होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है यहां पर, समझिए इस बात को, ये है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ये इक्वल टू होता है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। बच्चों थोड़ा ध्यान देना है, यहां भी एक मिस्ट्री आई, क्योंकि ये एटम की बात हो रही है। अब यू नो व्हाट दैट, कि एटम किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्या दिखता है नेक्ड आई से? कभी नहीं दिखता है। तो उसकी मास की बात कर रहे हैं, बहुत ही छोटा 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 मास होता है, इतना छोटा होता है उसकी चर्चा हम नहीं कर सकते। तो वही देखिए 10⁻⁻23 ग्राम है एक कार्बन एटम का मास, कार्बन 12 में, ये बहुत छोटा है। तो अब देखिए कितनी अच्छी बात है, यहां पर समझ लेंगे हम लोग। हमको एक बात तो दिमाग में है कि जो कार्बन 12 है उसका संपूर्ण जो ग्राम में मास होता है, पूरे कार्बन 12 का जो एटम्स है, एक मोल में उसका मास कितना था हमारा, 12 ग्राम। ये इंडिकेट हो रहा है। दैट मीन्स कि आप ये भी जानते हैं कि 1 मोल, अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने डिफिनेशन में बताया था, 1 मोल कार्बन 12 इज इक्वल टू क्या था आपका, 12 ग्राम था, 12 ग्राम था। तो ये जो 12 ग्राम है, ये आपको मैंने अभी बताया कि एक मोल कार्बन का कितना ग्राम था, 12 ग्राम, और एक कार्बन एटम का मास कितना है आपको, 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। दैट मीन्स कि जो ये है, समझने वाली बात है बच्चों, 1 इसको भी मिस्ट्री हो गया है, 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम इक्वल टू, अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, यहां देखिएगा ये कितने एटम का मास है, ये एटम 1 कार्बन एटम का मास है। अभी जो ये है 1.992648, ये जो कर रहे हैं ये वाला, ये देखिए ये 1 कार्बन एटम का मास है बच्चों, ये 1 कार्बन एटम का मास है। तो इतना ग्राम इक्वल टू 1 कार्बन एटम। तो हम लोग अगर 12 ग्राम कार्बन में निकाल देंगे तो 12 ग्राम कार्बन है ना 1 मोल के बराबर होता है C12 का। कहानी मिल जाएगा आपको। देखिए मिस्ट्री, कितनी सुंदर मिस्ट्री हो गई, क्या मैच कर रहा है यार, देखते जाओ, मजा आ जाएगा इसमें। तो इतना ग्राम इक्वल टू 1 कार्बन एटम है, 1 कार्बन एटम ऑफ कार्बन 12। तो एक मोल में कितना ग्राम था, 12 ग्राम। तो अगर हम 12 ग्राम में निकालेंगे कार्बन की संख्या तो 1 मोल का संख्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अगर हम 12 ग्राम में निकाल देंगे तो 1 मोल का संख्या निकल गया। देखिए तो 12 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा, अब तो यूनिटी का मेथड चल रहा है भैया, मैथमेटिक्स आ गया थोड़ा सा, यूनिटी का मेथड, एकांकी नियम जिसे कहते हैं हिंदी में लोग। तो ये 12 ग्राम ऊपर चलेगा, ये 12 ग्राम को ऊपर ले जाएंगे अभी हम लोग। तो ये 12 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1.99
2648 इंटू 10⁻⁻23। ये भी देखिए ग्राम में, ऊपर भी ग्राम में, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 1 कार्बन एटम ऑफ C12। देखिए हम बहुत अच्छी मैथमेटिक्स भी बताते हैं, ध्यान देने वाली बात है ना, आश्चर्य लगेगा आपको। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये कार्बन भी जाएंगे। अच्छा ठीक है भाई, थोड़ा स्लाइड हो गया, इधर इधर चला, इधर आ, इधर आ थोड़ा सा। तो ये जो हम बताने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको, क्या है भैया ये देखिए यहां पर 12 आपको बताया जा चुका है कि कैसे आया। तो ये 12 ग्राम और इस 12 ग्राम को भी हम कट आउट करने वाले हैं। ग्राम ग्राम कैंसिल, 12 ग्राम, 12 के बाद ग्राम लिखा हुआ है ना, तो हम यूनिट को पहले कैंसिल कर देते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 1.992648। और आपको पता है रेसिप्रोकल हम लोग जानते हैं, 1 बाय, अगर x टू द पावर -1 होगा, ये सभी बच्चे पढ़ते हैं, 1 बाय x टू द पावर -1 होगा तो इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 1, इक्वलाइज कर सकते हैं। तो दैट मीन्स जब ये नीचे जाएंगे, ये 10 टू द पावर जो -23 है, इसको अगर हम ऊपर लेके जा रहे हैं नीचे वाले को, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 23, बचा क्या 1 कार्बन एटम, तो 1 को ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, बच क्या गया कार्बन एटम्स ऑफ कार्बन 12। देखिए मैंने यहां पर सिंगुलर प्लूरल को भी चेंज किया, अभी तक हमको संख्या नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए 1 कार्बन एटम लिख रहे थे। 10 टू द पावर 23 जैसे ही आ गया, मेरा जो है काम आसान हो गया। क्या आसान हो गया कि 10 टू द पावर 23 का मतलब कल ही बताए थे कि 1 पर 23 ठो जीरो लेंगे, संख्या बढ़ गई, मतलब यहां एटम नहीं लिख करके एटम्स लिखना होगा, जो मैंने यहां लिखा है। देख लिए। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो यही बातें सॉल्व करने के बाद, कटने के बाद डेसिमल उड़ाते होंगे आप लोग, तो 2 2 4 2 6 है, तो यहां पर 6 मार दीजिए, 2 2 4 और दे 6 जीरो ले लिए। और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स ऑफ कार्बन 12। यही तो 1 मोल के बराबर आया था, यही तो 1 मोल के बराबर था, यही तो 1 मोल के बराबर था। मेरा काम हो गया, यही ना 1 मोल के बराबर था, यही 1 मोल इक्वल टू जो आ गया आपका 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ कार्बन 12। तो यही जो कार्बन एटम्स ऑफ कार्बन 12 है, चूंकि ये एक पार्टिकल की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। एटम्स क्या होता है, एक तरह का पार्टिकल है किसी भी मटेरियल का, तो इसमें हम लोग पार्टिकल्स वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम लोग 1 मोल इक्वल टू जो है ये कितना लिखते हैं बच्चों, 1 मोल इक्वल टू लिखते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब ये आपका जो भूत था पार्टिकल की संख्या वाला, एवोगाड्रो कांस्टेंट वाला, वो भूत आपका निकल चुका है, इसे आसानी से समझ भी गए। यही 1 मोल के अंदर छिपा हुआ जिन था, जिसे मैंने आपके सामने निकाल कर रख दिया। डरने की कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो चलिए, क्या बात है, इस जिन को मैंने निकाल कर रख दिया ना आपके लिए। मजा आ रहा है बच्चों? अब मैंने कहा था बहुत मजा आने वाला है, बहुत मिस्ट्री में, बहुत हिस्ट्री केमिस्ट्री की सारे मिस्ट्री को निकाल के रख देंगे, सारे भूतों को भगा कर रख देंगे, कोई डर, किसी तरह का कोई भय आपको नहीं होगा। एक बार इसको थोड़ा सा और देख लें यहां से हम लोग, तो बेहतरीन होगा। मैंने क्या किया था, मैंने ये निकालने की कोशिश किया कि ये भाई Na बराबर इतना जो ये जीन छिपा हुआ है एवोगाड्रो कांस्टेंट के अंदर, तो वो जीन कैसे निकाला जाए। तो मैं देखिए कैसे शुरू से चलते आ रहा हूं। यहां पर देखिएगा डेफिनेशन जब मैंने लिखी होगी उसके ऊपर चलते हैं। यहां पर ये कितनी अच्छी बात बताया था मैंने यहां पर कि ये 1 मोल को मैंने डिफाइन किया था। स्टार्टिंग कहां से आया था, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 से। कहां से स्टार्टिंग आया था, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। दैट मींस ये नोन है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वही 1 मोल के बराबर होगा, और वही अदर सब्सटेंस के जो कोई गिवन अमाउंट होगा उसमें पार्टिकल्स की संख्या के बराबर हो जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी हम जान रहे हैं कि 12 ग्राम जो है कार्बन 12 का, ये 1 मोल के बराबर है। तो अगर हम 12 ग्राम कार्बन 12 में संख्या निकाल लें कार्बन की एटम्स का, तो ऑलरेडी तो वही संख्या एवोगाड्रो संख्या के बराबर हो जाएगा। तो वही भूत को निकालने के लिए मैंने आगे काम किया था बच्चों। तो ये तो बताया था कि कैसे कार्बन 12 को लिया गया। ये देखिए भूत को निकाला था यहां से, ये एवोगाड्रो नंबर को मैंने निकाला था। तो क्या किया था कि ये जो होता है एवोगाड्रो नंबर के बारे में जो मैंने बताया था, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। एंटिटीज के बारे में भी आपको बता दिया। एंटिटीज मींस क्या होता है, जो पार्टिकल्स उसके अंदर इंक्लूडेड रहते हैं, दैट मींस एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटीसी। क्लियर है?
तो अब यहां पर जो समझने वाली बात है, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ये एग्जैक्ट मास है, क्योंकि आपको पता है, पहले भी बता चुका हूं मैं कि कार्बन एटम है, एटम स्मॉल पार्टिकल होता है, स्मॉल होगा तो उसका मास बहुत नेग्लिजिबल होगा। हम किसी भी ये पैरेलल बैलेंस से या वेट मेजरमेंट करने वाले मशीन से उसको मेजर नहीं कर सकते। इसके लिए स्पेशल मशीन, इसके लिए स्पेशल मेजरमेंट आया था। वो मेजरमेंट के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। वो मेजरमेंट था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट जो होता है वहां पर पेरिस में, क्लियर है ना, वहां पर इसके बारे में काफी चर्चाएं की गई थी और उसी के आधार पर आपको इसके बारे में बताया गया था कि कार्बन 12 जो है उसका मास हम लोग कैसे 12 ग्राम करते थे, उसके बारे में बताया गया था। ये डॉल्टन साहब की देन है, डॉल्टन साहब का बहुत बड़ा योगदान था, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दैट मींस कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन जो एग्जैक्टली इतना होता है, ये 1.99268 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो ये एक एटम का मास है कार्बन का। अगर हम और एक चीज और हम लोग जान रहे हैं यहां पर कि 1 मोल जो है यहां पर आपका दिया हुआ कार्बन 12 का, ये 12 ग्राम कार्बन के बराबर होता है। तो 12 ग्राम कार्बन 1 मोल के बराबर है और ये जो संख्या है एक एटम का है। तो 12 ग्राम में कितना एटम होगा निकल गया, तो 1 मोल का तो वैल्यूज निकल जाएगा ना, कितना एटम्स होगा। उसी को मैंने यहां आगे आपको बताया, थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। ध्यान से देखिए यहां पर क्या किया मैंने, इतना ग्राम 1.992648 इंटू 10⁻23 ग्राम इज इक्वल टू 1 कार्बन एटम ऑफ कार्बन 12। क्लियर है, क्लियर हो रही है बातें, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये 12 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, तो यूनिटी का मेथड लगाएंगे। आपको पता है कि यूनिटी में यहां से ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। वही किया है जो आप लोग 6th 7th 8th में पढ़ते आ रहे हैं, 5th क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब कैलकुलेशन कर रहे थे तो मैंने कहा कि जब कभी कैलकुलेशन कीजिए इससे आपको यूनिट निकालने में फायदा होती है। एक छोटी सी बात बता देते हैं यहां पर, छोटी सी बात, एक छोटी सी चर्चा करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे उस पर। जैसे हम लोग को कहे कि भाई आप स्पीड का यूनिट निकालो, स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम करते हैं और आप जानते हैं कि डिस्टेंस एक तरह का लेंथ होता है। लेंथ को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, तो यहां मीटर आ जाएगा। और टाइम को किसमें करते हैं, सेकंड में, तो यहां सेकंड आ जाएगा। इसका यूनिट क्या लिख देते हैं हम लोग, मीटर पर सेकंड लिख देते हैं कि नहीं लिख देते हैं। तो दैट मीन्स अगर किसी चीज के बारे में समझना है, जानना है या यूनिट निकालना हो तो उस फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में भी जानने की जरूरत हो जाती है। तो यहां पर देखिए ऊपर में भी ग्राम है इसका यूनिट, नीचे में भी ग्राम है इसका यूनिट। तो ग्राम ग्राम को हम लोग कैंसिल के बच गए नंबर, सिर्फ संख्या बच गए। यहां 1 मल्टीप्लाइड है, 1 कार्बन एटम है। अच्छा बताइए कि 1 एप्पल है, उसके आगे अगर 10 लगा दें कितना होगा, 10 एप्पल। 20 लगा दें कितना होगा, 20 एप्पल। 100 लगा दें कितना होगा, 100 एप्पल। तो जो संख्याओं से मल्टीप्लाइड होते जाएगा ना, उतनी संख्या आपको निकलती जाएगी। क्योंकि आपको पता है ना, 1 एक ऐसा यूनिवर्सल फैक्टर है जो किसी व्यक्ति का, किसी आदमी का, किसी वस्तु का, सारी चीजों का फैक्टर है वो। अगर हम एक एप्पल हाथ में रखे हुए हैं दैट मीन्स कि 1 इंटू एप्पल लिख देंगे तो 1 एप्पल हो जाएगा। क्लियर होगा कि नहीं। तो वही देखिए यहां पर ये संख्या, ये ग्राम ग्राम को कैंसिल किए, जब इसका सॉल्व किए तो आपका जो वैल्यूज आया बच्चों, वो वैल्यूज क्या आ गया, उस वैल्यूज के बारे में हम आपको बताने जा रहे थे। वो वैल्यूज क्या आ गया, 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स आ गया। और यही पार्टिकल, यही जो भूत था, इस भूत को निकाले, यही इसका कैलकुलेशन था। इस भूत को निकालने में ज्यादा मेहनत हमको नहीं करनी पड़ी और इससे डरने की जरूरत नहीं। अगर कोई पूछे कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 कैसे आता है, तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं। और एक चीज और आपको बताएंगे, जब हम आपको रिलेटिव मास बताएंगे तो वहां पर नेक्स्ट जो वीडियोस मेरा होगा उसमें मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं कि 1.992648 इंटू 10⁻23 ग्राम, ये 1 कार्बन एटम का मास कैसे आता है। सो आज के लिए इतना ही बच्चों। सो थैंक यू एवरीबॉडी, गुड डे, गुड बाय। केमिस्ट्री की मिस्ट्री में आप सभी का अंत है अभी आज की डेट में। नेक्स्ट डेट में हम लोग इसके बारे में और जानेंगे। थैंक यू सो मच, सो मच, सो मच।